धुएं की रस्सी और 3 किलो पाद, बीरबल की सबसे तड़के वाली जांच। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी महल का नाई दरबार में घुस आया। वो हमेशा ही चालाक किस्म का आदमी था और उसे अकबर के सामने चमचागिरी दिखाने में मजा आता था। मगर इस बार उसके दिमाग में बीरबल को नीचा दिखाने की योजना थी। नाई ने अकबर के सामने जाकर कहा, हुजूर, सब कहते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, पर मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि सिर्फ आम लोगों के सामने ही चलती है। अगर आप हुक्म दें तो मैं बीरबल को ऐसा फंसा दूंगा कि वो चाहकर भी बाहर न निकल पाए। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है नाई, अगर तुम बीरबल को किसी असंभव काम में उलझा पाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, बीरबल को बेवजह शर्मिंदा करने का हक किसी को नहीं है। नाई तुरंत बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल के सामने ऐसी शर्त रखूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी उसका हल नहीं निकाल सकेगा। अगर बीरबल हार गए तो साबित हो जाएगा कि वे उतने चतुर नहीं जितना लोग समझते हैं। नाई की शर्त। अगले ही दिन दरबार में नाई ने बड़ी धूमधाम से अपनी चुनौती रखी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल से 3 काम करवाना चाहता हूं। 1, धुएं से रस्सी बनाकर दिखाएं। 2, 3 किलो पाद लाकर तौल कर दिखाएं। 3, और इन दोनों चीजों का उपयोग करके मेरे लिए एक मजबूत झूला तैयार करें जिस पर मैं आराम से बैठ सकूं। दरबार में सुनते ही जोरदार ठहाका गूंजा। सैनिक, मंत्री और सभी दरबारी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, अरे ये क्या मजाक है? तो कोई बोला, अब देखना है बीरबल क्या जवाब देते हैं। अकबर भी मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, नाई की शर्त सुन ली तुमने, अब बताओ तुम इसे मानते हो या हार मान लेते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी अदालत में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। अगर अनुमति दे तो मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने इशारे से हामी भर दी। बीरबल की तैयारी। बीरबल जानते थे कि यह चुनौती पूरी तरह असंभव है, मगर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घर लौटकर उन्होंने अपने मन में योजना बनाई। 3 दिन तक वे अलग अलग इलाकों में घूमे, लोगों से बातें की, मजाक किया और कुछ अजीबोगरीब काम भी करवाए। सबको लग रहा था कि बीरबल हार मान चुके हैं, लेकिन बीरबल के दिमाग की मशीन पूरी ताकत से चल रही थी। दरबार में पहला दिन धुएं की रस्सी। 3 दिन पूरे होने पर दरबार में फिर से भीड़ लग गई। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब बताओ धुएं से रस्सी कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, रस्सी तैयार है, मगर उसे देखने के लिए नाई को अपनी आंखों पर धुएं का चश्मा पहनना होगा। नाई चौंका, धुएं का चश्मा? वो कहां है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जब तुम धुएं का चश्मा पहनोगे तभी धुएं की रस्सी दिखाई देगी। वैसे रस्सी तो यही है, बस तुम्हें दिख नहीं रही। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने असंभव को संभव बना दिया। नाई का चेहरा उतर गया। दूसरा काम, 3 किलो पाद। अब सबकी नजर इस चुनौती पर थी। दरबारियों के पेट में हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, 3 किलो पाद लाना आसान काम नहीं है। यह तो सिर्फ वही कर सकता है जिसने सबसे ज्यादा पाद जमा किए हों। और दरबार में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? ये नाई। नाई हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इसे बंद कमरे में ले जाओ और जब तक 3 किलो पूरा ना हो बाहर मत निकलने देना। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नाई शर्म से लाल हो गया और बोला, जहांपनाह, यह तो नामुमकिन है। पाद को कौन तौल सकता है? बीरबल तुरंत बोले,
तो फिर मान लो तुम्हारी शर्त ही बेकार थी। जो काम तुम खुद नहीं कर सकते उसे दूसरों से करवाने की जिद क्यों? अकबर हंसते हुए बोले, सही कहा बीरबल, यह शर्त नाई की बेवकूफी थी। तीसरा काम झूला, अब बचा आखिरी काम। नाई ने सोचा अब तो बीरबल फंस ही जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, झूला भी तैयार है। इसे देखने के लिए नाई को धुएं की रस्सी पकड़नी होगी और 3 किलो पाद से बने गद्दे पर बैठना होगा, तब जाकर झूला झूल पाएगा। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। कुछ दरबारी तो हंसते हंसते जमीन पर लोटने लगे। अकबर की हंसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नाई की बोलती बंद हो गई। उसकी योजना पूरी तरह विफल हो चुकी थी। अंत अकबर ने हंसते हुए कहा, नाई, तुम्हारी सारी चालें उल्टी पड़ गई। बीरबल की बुद्धि और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। आज उन्होंने साबित कर दिया कि दिमाग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर उन्होंने बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और सोने की थैली दी। नाई शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और मन ही मन सोचता रहा, अब कभी बीरबल को चुनौती देने की मूर्खता नहीं करूंगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और हास्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है अक्सर खुद ही फंस जाता है। ये रही धुएं की रस्सी और 3 किलो पाद की लंबी, मजेदार और 15,000 अक्षरों के करीब की पूरी कहानी। अकबर की चुनौती, मुझे बिना गिने अनगिनत चीजें गिनकर दिखाओ। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रंगीन और शाही शानो शौकत से भरा हुआ था। दूर दराज से आए दरबारी, नाच गाने वाले कलाकार और मेहमान वहां मौजूद थे। अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज कोई नई शरारती चमक थी। बात यह थी कि अकबर का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। वे कभी कभी ऐसी अजीब और कठिन चुनौतियां फेंक देते थे जिनका उत्तर देना असंभव सा लगता। दरबारियों के माथे पर पसीना आ जाता, पर बीरबल के चेहरे पर हमेशा वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान रहती। उस दिन अकबर का मूड थोड़ा नटखट था। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक ठाका मारकर बोले, दरबारियों, आज मैं तुम सबको एक नई चुनौती देता हूं। मुझे चाहिए कि तुम में से कोई मुझे अनगिनत चीजें गिनकर दिखाए, वो भी बिना गिने। यह सुनकर पूरा दरबार पहले तो चुप हो गया। सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसी चुनौती है। गिनना भी है और गिनना भी नहीं है। यह तो वैसे ही हुआ जैसे अकबर कहते कि बोलो भी और चुप भी रहो। राजा टोडरमल ने धीरे से कहा, जहांपना, गिनती तो गिनती ही होती है, बिना गिने गिनना कैसे संभव है? बीरेंद्र खां, जो हमेशा अकबर की हां में हां मिलाते थे, उन्होंने कहा, जहांपना, आपका सवाल तो अल्लाह की रहमत जैसा अनोखा है। इसमें जवाब ढूंढना कठिन ही नहीं असंभव है। अकबर मुस्कुराए और बोले, असंभव जैसा कुछ नहीं होता। जब तक हमारे दरबार में बीरबल जैसे विद्वान मौजूद हैं, तब तक असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सारी निगाहें अब बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़े, जहांपना, आपकी चुनौती कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं आपको बिना गिने ही अनगिनत चीजें गिनकर दिखाऊंगा। अकबर की आंखें चमक उठी। सच? तो आज दरबार गवाह रहेगा कि बीरबल ये कर पाते हैं या नहीं। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलकर सबको आकाश की ओर देखने को कहा। रात का समय था और आसमान असंख्य तारों से जगमगा रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपना, देखिए ये असंख्य तारे, इन्हें कोई गिन नहीं सकता, लेकिन ये सब मेरे पहले उत्तर है। ये गिनती से परे हैं, पर हर कोई कहेगा कि ये लाखों करोड़ों है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, ये तो छल है। तुमने कहा तो सही, पर गिनकर नहीं दिखाया। बीरबल अकबर को यमुना किनारे ले गए। नदी की लहरें उठ उठकर किनारे से टकरा रही थी। बीरबल बोले, जहांपना,
ये लहरें गिनने लायक नहीं। इनकी गिनती कौन करेगा? हर पल नई लहर आती है, फिर भी सब मानते हैं कि ये अनगिनत है। यही मेरा दूसरा उत्तर है। अकबर मुस्कुराए पर अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल, ये भी सुंदर है, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो सीधे मेरी आंखों को चौंका दे। बीरबल दरबार में लौटकर बोले, जहांपनाह, मनुष्य की इच्छाएं गिन पाना असंभव है। धन, पद, प्रेम, स्वाद, नाम, हर पल नई इच्छा जन्म लेती है। इन्हें कोई गिन नहीं सकता। ये भी अनगिनत है। यही मेरा तीसरा उत्तर है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल, तुम्हारी बात सही है, पर यह तो दार्शनिक उत्तर हुआ। मैं चाहता हूं कुछ और व्यावहारिक, कुछ और मजेदार। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है जहांपनाह, कल सुबह मैं आपको बिना गिने ही अनगिनत चीजें गिनकर दिखाऊंगा। बस आप पूरे दरबार के साथ हाथीशाला में पधारिएगा। अकबर को यह रहस्य पसंद आया। वे और भी उत्सुक हो गए। सुबह सुबह पूरा दरबार हाथीशाला में इकट्ठा हुआ। हाथियों के झुंड को देख दरबारी आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी हाथियों को खुले मैदान में छोड़ दिया जाए। अचानक वहां चारों ओर हाथी दौड़ने लगे। कोई खेल रहा था, कोई सूंड उठाकर आवाज निकाल रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब बताइए कितने हाथी हैं? अकबर बोले, गिनूंगा तो पता चलेगा। बीरबल मुस्कुराए, यही तो आपकी चुनौती है, बिना गिने अनगिनत चीजें गिनना। अब जरा जनता से पूछिए। बाहर खड़े लोगों से पूछा गया तो सबने कहा, जहांपनाह, इतने हाथी हैं कि गिनती से बाहर लगते हैं। ये अनगिनत है। बीरबल बोले, बस यही है मेरा उत्तर। जहां गिनना असंभव हो वहां लोग अनगिनत कहते हैं, और ये अनगिनत ही आपकी चुनौती का उत्तर है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि दिमाग की गिनती सबसे बड़ी होती है। सचमुच तुमने बिना गिने अनगिनत चीजें गिनकर दिखा दी। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह बीरबल। कहानी की सीख यह है कि गिनती सिर्फ संख्याओं की नहीं होती, बुद्धि और दो कांटे, एक घड़ी, समय प्रबंधन का खेल। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार उस दिन बहुत उत्साहित था। वजह थी एक अनोखा तोहफा जो दक्षिण से आया था। राजदूत अपने साथ एक चमचमाती घड़ी लेकर आया था। वो घड़ी अद्भुत थी। तांबे और पीतल की नक्काशी, बीच में कांच का गोल चेहरा और अंदर दो लंबे कांटे, एक बड़ा और एक छोटा। सबने पहली बार ऐसी चीज देखी थी। राजदूत बोला, जहांपनाह, ये घड़ी समय को नापती है। इसका बड़ा कांटा मिनट बताता है और छोटा कांटा घंटे। इसे देखकर मनुष्य अपना हर काम सही समय पर कर सकता है। दरबारियों ने आश्चर्य से ताली बजाई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, सचमुच अद्भुत चीज है, पर क्या ये हमें आलस्य से भी बचा पाएगी? दरबारियों ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो आदमी पर निर्भर करता है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल, हम अक्सर सुनते हैं कि समय सबसे कीमती है, मगर जब हम इस घड़ी को देखेंगे तो क्या हम सचमुच समय का सही उपयोग कर पाएंगे, या फिर ये घड़ी सिर्फ सजावट बनकर रह जाएगी? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, समय को देखना आसान है, पर समय का सही इस्तेमाल करना कठिन है। अगर इजाजत दें तो मैं इस घड़ी को एक खेल में बदलकर सबको इसका असली महत्व दिखा सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ठीक है बीरबल, कल सुबह तुम सब दरबारियों के साथ यही खेल खेलोगे। अगले दिन दरबार में एक बड़ी मेज रखी गई। उस पर वही घड़ी रखी थी। बीरबल ने कहा, दरबारियों, आज हम खेलेंगे दो कांटे एक घड़ी। नियम यह है, हर दरबारी को एक काम दिया जाएगा और उसे इस घड़ी के हिसाब से समय पर पूरा करना होगा। जो समय से आगे या पीछे हुआ उसे सजा मिलेगी, और जो ठीक समय पर काम करेगा उसे इनाम। सभी दरबारी खेल के लिए तैयार हो गए।
सबसे पहले बुलाए गए टोडरमल। उन्हें काम दिया गया, घड़ी की सुई जब 10 पर हो तभी इस मेज पर रखा दीपक जलाना है। टोडरमल घड़ी को देखते रहे। पहले कांटा धीरे धीरे 8 से 9 पर पहुंचा। उनके माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही कांटा 10 पर पहुंचा, उन्होंने दीपक जलाने की कोशिश की, पर अफसोस दीपक की बाती गीली थी और वो 2 मिनट देर से जला। बीरबल मुस्कुराए। टोडरमल जी, देखिए, देर सिर्फ 2 मिनट की है, लेकिन समय की कीमत 2 मिनट से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर युद्ध में संदेश 2 मिनट देर से पहुंचे तो कितनी जाने जा सकती है। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, सही कहा। अब बारी आई बीरेंद्र खां की। उन्हें कहा गया, जब कांटा 12 पर पहुंचे तभी ये घंटी बजानी है। बीरेंद्र खां घड़ी को घूरते रहे। कांटा 11 पर पहुंचा, फिर धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ा। जैसे ही कांटा 12 के करीब आया, उन्होंने घबराकर तुरंत घंटी बजा दी। बीरबल ने कहा, बीरेंद्र खां, आपने समय से पहले घंटी बजा दी। याद रखिए, जल्दबाजी भी उतनी ही खतरनाक है जितनी देर करना। अगर फसल समय से पहले काट दी जाए तो वो कभी मीठी नहीं होगी। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच सही समय का इंतजार करना भी एक कला है। अब बारी आई बीरबल की। सब दरबारी हंसने लगे। अरे, बीरबल तो खुद नियम बना रहे हैं, ये कैसे हार सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें ही अपनी कला दिखानी होगी। बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपना, मैं अपना काम खुद तय करता हूं। जब घड़ी का बड़ा कांटा 6 पर आएगा तभी मैं ये सेब काटूंगा। सबने घड़ी की ओर देखा। कांटा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक जब वो 6 पर पहुंचा, बीरबल ने झट से सेब काट दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, ये तो आसान था, तुमने बस सही समय पर काम किया। इसमें खास क्या है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, खास यह है कि मैंने सेब काटने से पहले ही चाकू को तैयार रखा, सेब को सही जगह रखा और ध्यान घड़ी पर लगाए रखा। यही है समय प्रबंधन का रहस्य। काम करने से पहले तैयारी करना और आखिरी पल तक सजग रहना। बीरबल ने फिर जनता को बुलवाया। पहले आया एक किसान। उसे कहा गया, जब कांटा 3 पर हो तभी अपने बोरे से बीज डालो। किसान ने सही समय पर बीज डाला। बीरबल ने कहा, यही कारण है कि किसान को समय का असली महत्व पता है। अगर बीज वक्त पर न डाला जाए तो फसल नहीं होती। फिर आया एक कुम्हार। उसे कहा गया, जब कांटा 9 पर हो तभी घड़े को भट्टी से निकालो। कुम्हार ने देर कर दी। घड़ा जलकर काला हो गया। बीरबल बोले, इसीलिए कुम्हार हमेशा घड़ी की तरह समय का ध्यान रखता है। एक पल की देर उसका महीनों का परिश्रम बिगाड़ देती है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपना, ये घड़ी सिर्फ समय दिखाती है, लेकिन असली घड़ी हमारे भीतर है। 2 कांटे हैं, एक काम और दूसरा धैर्य। अगर काम और धैर्य दोनों सही तालमेल में हो तभी जीवन आगे बढ़ता है। जल्दी करेंगे तो बिगाड़ होगा, देर करेंगे तो नुकसान होगा। सही समय पर किया गया काम ही सफलता देता है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो उसका सम्मान करता है वही असली विजेता है। अब ये घड़ी हमारे दरबार में सिर्फ सजावट नहीं रहेगी, बल्कि हमें हर दिन समय का महत्व याद दिलाएगी। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह बीरबल। कहानी की सीख, मोरल 1, समय का सम्मान करना ही सफलता की कुंजी है। 2, जल्दी और देर दोनों ही नुकसानदेह हैं। सफलता सिर्फ सही समय पर कदम उठाने से मिलती है। 3, काम और धैर्य घड़ी के। अकबर की 3 खामोशियां, जिनका जवाब सिर्फ बीरबल के पास था। लाल किले का दरबार हमेशा की तरह सज धज कर चमक रहा था, परंतु उस दिन कुछ अजीब था।
बादशाह अकबर गहरी सोच में डूबे हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। दरबारियों ने महसूस किया कि बादशाह ने आज तक कोई सवाल या आदेश नहीं दिया, बस चुपचाप सबको देख रहे थे। बीरबल को अंदाजा हो गया, ये खामोशी साधारण नहीं है। अचानक अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मेरी 3 खामोशियां हैं, इनका उत्तर कोई नहीं दे सकता सिवाय बीरबल के। दरबार हिल गया। 3 खामोशियां? ये कैसी पहेली है? अकबर ने पहला मौन प्रकट किया। उन्होंने कहा, मान लो मैं दरबार में किसी को बिना बोले सिर्फ आंखों से आदेश दूं, क्या कोई उसे समझ पाएगा? मेरी पहली खामोशी यही है। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ बोले, जहां पनाह आदेश बिना शब्दों के कैसे पहुंचेगा? कुछ हंसने लगे, ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, जब आंखें बोलती हैं तो दिल सुनता है। आप अगर अपनी आंखों से आदेश देंगे तो वफादार प्रजा बिना शब्दों के भी समझ जाएगी, क्योंकि वाणी से नहीं, भाव से निकला आदेश ज्यादा शक्तिशाली होता है। अकबर की आंखें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, पहली खामोशी का जवाब सही दिया। अकबर ने कहा, मान लो दरबार में कोई अपराधी खड़ा है, मैं जानता हूं कि वो गुनाहगार है, सबूत भी है, फिर भी मैं चुप रहूं। ये खामोशी किसकी होती है, कमजोरी की या ताकत की? पूरा दरबार सोच में डूब गया। कोई बोला, ये कमजोरी है। दूसरा बोला, नहीं, ये ताकत है। तीसरा बोला, जहां पनाह, शायद ये डर है। परंतु अकबर असंतुष्ट दिखे। बीरबल का उत्तर। बीरबल धीरे से उठे और बोले, जहां पनाह, ऐसी खामोशी न तो कमजोरी है और न ताकत, ये धैर्य है। क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जैसे समुद्र बाहर से शांत लगता है पर भीतर अनगिनत लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही राजा की खामोशी का मतलब है सही समय का इंतजार। जब वक्त आता है तो वही खामोशी सबसे गूंजदार आवाज बन जाती है। अकबर गहराई से बीरबल को देखने लगे, फिर बोले, बीरबल, दूसरी खामोशी का जवाब ही तुमने दिल जीतने वाला दिया। अब आई सबसे कठिन खामोशी। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, मान लो मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब मुझे खुद नहीं पता और मैं मौन हो जाऊं। ये तीसरी खामोशी है। बोलो बीरबल, इसका अर्थ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तो सचमुच असंभव सवाल था। सब दरबारी सिर झुकाए खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। बीरबल का उत्तर। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, जब राजा खुद अपने सवाल का जवाब भूल जाए और मौन हो जाए तो इसका मतलब है कि उस समय राजा भी इंसान बन गया है। वो दिखा रहा है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ये खामोशी दरअसल विनम्रता है। ये याद दिलाने के लिए कि चाहे राजा हो या प्रजा, हर कोई सीखने वाला है। राजा की खामोशी दरबार को ये सिखाती है कि सवाल का जवाब ढूंढना सबका कर्तव्य है, सिर्फ राजा का नहीं। अकबर स्तब्ध रह गए। उनके होंठ खुलकर भी बंद रह गए, मानो वो सचमुच गूंगे हो गए हों। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने मेरी तीनों खामोशियों को अर्थ दे दिया। पहली खामोशी दिल की भाषा, दूसरी खामोशी धैर्य की ताकत, तीसरी खामोशी विनम्रता का पाठ। तुमने साबित कर दिया कि खामोशी शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज से मैं तुम्हें न केवल अपना मंत्री बल्कि अपना मौन गुरु भी मानूंगा। यह सुनकर पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। शब्द बोलते हैं पर खामोशी सिखाती है। पहली खामोशी हमें सच्चे भावों का अर्थ बताती है, दूसरी खामोशी हमें धैर्य की ताकत सिखाती है, तीसरी खामोशी हमें खाली घड़ा भारी क्यों, दम्भ बनाम ज्ञान की असली पहचान। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए ही नहीं बल्कि अनोखी चर्चाओं
और वाद विवादों के लिए भी मशहूर था। जहां एक ओर अकबर की गंभीरता और उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर बीरबल की बुद्धिमत्ता और विनोद प्रियता। दरबार का हर सत्र जैसे कोई नया अध्याय होता और हर अध्याय में एक शिक्षा छिपी रहती। उस दिन दरबार में एक विचित्र वाकया घटा। अकबर के राज्य में दूर दराज से विद्वान, संत और साधु आते रहते थे। उनमें से कई सच्चे ज्ञानी होते तो कुछ केवल दिखावा करने वाले। मगर इस बार जो व्यक्ति आया उसका अंदाज ही कुछ अलग था। वो आदमी लंबा चौड़ा था, सिर पर ऊंची पगड़ी, गले में मोटे मोटे ग्रंथों की माला और हाथ में बड़ा सा ग्रंथ पकड़े हुए। आते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, सलाम हो जहांपनाह को। मैं हूं विद्याभूषण आचार्य, जिसके पास ज्ञान का अथाह सागर है। जो चाहे मुझसे प्रश्न पूछ ले, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरा दरबार गूंज गया। कुछ दरबारी सचमुच चकित हुए तो कुछ हंसी दबाने लगे। अकबर ने उसे गौर से देखा और कहा, तो तुम दावा करते हो कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं? उसने छाती फुलाकर कहा, जी हां जहांपनाह, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं और न होगा। मैंने वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल सब पढ़ लिया है। मैं ही असली ज्ञानी हूं। दरबारियों ने देखा कि उसके शब्दों से ज्यादा शोर उसकी अकड़ में है। अकबर ने धीमी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? सचमुच ये व्यक्ति महासागर सा ज्ञानी है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, महासागर की पहचान उसके गहराई से होती है, उसकी ऊंची लहरों की आवाज से नहीं। ज्ञान की असली पहचान उसके आचरण और नम्रता में है, न कि ऊंचे शब्दों में। अकबर बोले, तो क्या तुम कह रहे हो कि यह व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी नहीं है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, इसे परखना आसान है। अगर इजाजत दें तो मैं एक प्रयोग कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने कहा, विद्याभूषण जी, अगर आप सचमुच महासागर हैं तो आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होगा। मगर मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपको बस यह बताना होगा कि उसका क्या अर्थ है। वो व्यक्ति अकड़कर बोला, ठीक है, पूछो, मुझे कोई हरा नहीं सकता। बीरबल ने एक पहरेदार से कहा, जरा महल की रसोई से एक खाली घड़ा लाओ। घड़ा दरबार में लाया गया। बीरबल ने उसे सबके सामने रखकर कहा, आचार्य जी, ये बताइए, जब ये घड़ा खाली है तो फिर भी इसे उठाते समय इतना भारी क्यों लगता है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये प्रश्न साधारण लग रहा था, मगर उसके भीतर गहरा व्यंग्य और अर्थ छिपा था। आचार्य हंसने लगे। ये कैसा प्रश्न है? घड़ा मिट्टी का बना है, इसलिए भारी है, इसमें कुछ गूढ़ नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या खाली और भरे घड़े का वजन बराबर होता है? आचार्य झेमकर बोला, नहीं, भरा हुआ ज्यादा भारी होता है। बीरबल ने धीरे से कहा, तो फिर यह घड़ा खाली होकर भी इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? असल में यही प्रश्न आपके व्यक्तित्व पर भी है। आप दावा करते हैं कि ज्ञान से भरे हैं, पर आपकी बातें और अकड़ आपको खाली सिद्ध करती है, और वही खालीपन दूसरों पर बोझ बनकर भारी पड़ रहा है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने आगे समझाया, जहांपनाह, असली ज्ञानी वही है जो घड़े की तरह भरा हो मगर नम्र हो। जैसे पानी से भरा घड़ा झुक जाता है, वैसे ही विद्वान झुककर नम्र होता है, और खाली घड़ा ही आवाज करता है, शोर मचाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं खाली घड़ा ही बजता है। आचार्य का चेहरा लाल हो गया, उसकी पगड़ी ढीली पड़ गई। दरबार में उसका सारा दम उतर चुका था। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने आज फिर साबित किया कि असली ज्ञान क्या होता है। सचमुच भरा हुआ घड़ा झुकता है और खाली घड़ा शोर करता है। फिर उन्होंने आचार्य से कहा,
तुमने खुद को महासागर बताया, मगर असली महासागर मौन और गहरा होता है। तुम तो बस लहरों की तरह शोर मचा रहे थे। अब अपने दंभ का त्याग करो, तभी तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। आचार्य शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। दरबार की गंभीरता के बीच बीरबल ने हल्का मजाक कर दिया। जहां अपना, लगता है अब हमें खाली घड़ों का इस्तेमाल सिर्फ रसोई तक ही सीमित करना चाहिए, वरना दरबार में बहुत भारीपन फैल जाएगा। दरबारी हंस पड़े। अकबर भी खिलखिला उठे। सीख। उस दिन के बाद दरबारियों में यह चर्चा बनी रही कि ज्ञान का असली सौंदर्य नम्रता में है। अकबर ने स्वयं भी आदेश दिया कि दरबार में आने वाले विद्वानों की परीक्षा उनके व्यवहार से की जाए, केवल उनके शब्दों से नहीं। कहानी की सीख, मोरल: 1. असली ज्ञान वही है जो विनम्रता लाए। 2. खाली व्यक्ति ही दंभ और शोर करता है, जबकि भरा हुआ व्यक्ति शांत और झुका हुआ रहता है। 3. दंभ और अकड़ इंसान को भारी बोझ बना देते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान इंसान को हल्का और प्रिय बन। सच्चाई का तराजू जो झूठ तौले, वो खुद कितना हल्का होता है। फतेहपुर सीकरी की सुबह आमतौर पर शांत रहती। महल के पिछवाड़े कबूतरों की गुटरगू, बाग में ओस की बूंदें और दरों दीवारों पर धूप का सुनहरा रेशम। मगर उस दिन दरबार खुलते ही एक अजीब सी बेचैनी हवा में थी। बाजार से खबर आई थी कि शहर में एक नया व्यापारी पहुंचा है। नाम मंसूर मिकदारी। दावा करता था कि उसके पास ऐसा सच्चाई का तराजू है जिसमें रखा हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर वादा सच और झूठ वजन के साथ तौल दिया जाता है। लोग कौतूहल से भर गए। कोई अपना सौदा लेकर जा रहा था। देखे मेरा कपड़ा खरा रेशम है या नहीं। कोई अपना रिश्ता, देखे मेरा दामाद कितना सच्चा है। और कोई अपनी कसम, मेरी डफली, मेरा राग, मैं झूठ नहीं बोलता। कुछ ही दिनों में मंसूर के तंबू के आगे लंबी लाइनें लगने लगी। हर तौल के बदले फीस, और मजे की बात, जिसकी झूठी बात पकड़ी जाए उससे दोगुना। देखते देखते वो मालामाल हो गया। पर शहर में एक अजीब बदलाव आ गया। भरोसा कम होने लगा। बाप बेटे पर शक करने लगा, दुकानदार ग्राहक पर। हर कोई तराजू के सामने खड़ा अपने को ठोकता तौलता। किसी घर में हंसी कम, बहस ज्यादा। गली गली में यही चर्चा, मंसूर का तराजू ही सच है। दरबार में शिकायतें। जब शिकायतें बढ़ी तो दरबार में शोर उठा। एक बुनकर बोला, जहांपना, मैंने खरा रेशम बेचा था। मंसूर ने तौल दिया, आधे धागे नटखट हैं। ग्राहक ने मेरा भुगतान रोक दिया। एक कारीगर बोला, मेरी चूड़ियां खोटी बता दी, और वो भी महज शब्दों के वजन से। लोग कह रहे हैं चूड़ी का रंग सच नहीं। एक बूढ़ी अम्मा फफक पड़ी, मेरे पोते की कसम उसने झूठी तौल दी, जबकि बच्चे ने चोरी नहीं की थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। एक व्यापारी शहर की साख खा रहा है। सबकी नजर बीरबल पर जा ठहरी। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। जहांपनाह, तराजू सच नहीं बताता, तराजू की नीयत सच बताती है। इजाजत हो तो इस खेल को खेल खेल में खत्म कर दूं। अकबर की आंखों में चमक, दरबार गवाह रहेगा। मंसूर का तंबू। दोपहर को बीरबल सादी वेशभूषा में मंसूर के तंबू पहुंचे। तंबू के भीतर पीतल का बड़ा तराजू, दोनों पलड़ों पर रेशमी आसन, ऊपर महीन धागों से लटकते छोटे छोटे कांच के मनके, जिन पर धूप पड़कर चमके बनती। पास ही एक काला बही खाता, जिसमें लाल स्याही से नाम और वाजिब सच कर लिखा जाता। मंसूर ने बीरबल को पहचान लिया, मगर अनजान बनने का नाटक किया। आइए हुजूर, हम तौलते हैं ईमान को ईमान, झूठ को झूठ। क्या तौलना है? बीरबल धीमे बोले, मेरी एक छोटी सी चुनौती है। अगर तराजू सच बताता है तो मैं तुम्हारी फीस 3 गुना दूंगा। अगर झूठ निकला तो तुम अपनी सारी कमाई शहर में मुफ्त दान करोगे 3 दिन तक। तंबू में सन्नाटा, भीड़ का शोर बाहर से भीतर रिसाया। मंसूर ने ठहाका लगाया,
मान्य। चलिए, क्या तौले? बीरबल, आज 3 तौल होंगे। वस्तु का सच, शब्द का सच और नियत का सच। तीनों में पास हुए तो जीत तुम्हारी। मंसूर ने घमंड से तराजू पर हाथ फेरा। पहला तौल वस्तु का सच। बीरबल ने अपनी पोटली खोली, चमकती चांदी की एक छोटी कटोरी निकाली। बोले, बताओ, ये शुद्ध चांदी है या मिश्रित? मंसूर ने कटोरी एक पलड़े में रखी, दूसरे पलड़े में अपने खास सच मन के। कांटा हल्का सा झुका, मन के खनखनाए। मंसूर बोला, ये मिश्रित है, खालिस नहीं। देखिए, मनकों ने भारीपन नहीं दिखाया। भीड़, वाह! देखा, तराजू बोलता है। बीरबल शांत थे। ठीक है। उन्होंने कटोरी उठाई, बाजार के एक पुराने सुनार के पास भेज दी, साथ में अपनी शाही मोहर, खुला परीक्षण, सबके सामने। सुनार ने कटोरी को पिघला कर परखा, खालिस चांदी निकली। लौटी तो भीड़ में काना फूसी, तो तराजू झूठा। मंसूर तुरंत बोला, घड़ी की नमी से मनकों का वजन बदल गया होगा। मैं दूसरा तौल कर दिखाता हूं, यकीन कर लो। बीरबल मुस्कुराए, रहने दीजिए, गलती हो गई। अब दूसरा तौल, शब्द का सच। बीरबल ने पास खड़े एक नाई को बुलाया। भैया, एक वाक्य बोलो, मैं रोज झूठ बोलता हूं। नाई हंसते हुए, मैं रोज झूठ बोलता हूं। बीरबल, अब इसे तराजू पर तौलो, ये वाक्य सच है या झूठ? मंसूर ने नियम सा बकना शुरू किया। वाक्य तराजू के बाईं ओर, मन के दाईं ओर। मन के खनकते, पलड़ा इधर उधर। वो कुछ देर तक आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाता रहा, फिर बोला, झूठ है। भीड़ से हंसी। अरे, वो कह रहा है झूठ बोलता हूं। अगर झूठ है तो मतलब वो सच्चा है, और अगर सच है तो झूठ। लोग उलझ गए। बीरबल ने ताली बजाई। यही तो झूठे का विरोधाभास है, लॉजिक। जो व्यापारी तर्क नहीं समझता, वो सच तौल नहीं सकता। तुम्हारा तराजू शब्दों का वजन नहीं, भीड़ की उलझन तौलता है। मंसूर पसीजा, मगर बोला, ये खेल है आपका, मैं तीसरे तौल में सब सिद्ध कर दूंगा। बीरबल ने तंबू के अंदर 4 जगह छोटे छोटे कपों में चावल बिखेर रखे थे। सुबह ही आकर, और ऊपर बांस की छत में हवा के सूक्ष्म छेद। बोले, अब मेरी नियत तौलो। मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा तराजू खरीदना चाहता हूं, मगर मुफ्त में। यह कथन ईमानदार इरादा है या छल? मंसूर अचकचाया। खरीदना मुफ्त? ये तो मजाक है। बीरबल मुस्कुराए, तौल तो लो। जैसे ही मंसूर ने तराजू पर बाया पलड़ा नीचे किया, ऊपर से बहुत हल्की हवा चली। बीरबल द्वारा पहले से लगाया गया सूक्ष्म यंत्र। हवा इतनी नपी तुली कि दाईं और लटके कांच के मनकों पर पड़ी धूप तेज हुई। मन के गर्म होकर सूक्ष्म सा फैलाव लेते, और पलड़ा मामूली सा नीचे झुक जाता। भीड़ ने देखा, तराजू ईमान की ओर झुक गया। मंसूर बोला, देखा, तुम्हारा कथन सच। तुम ईमानदार नियत से मुफ्त में खरीदना चाहते हो। बीरबल हंसते रह गए। तो तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा तराजू मुफ्त में ले सकता हूं? मंसूर अटक गया। वो मेरा मतलब। बीरबल ने कपों की तरफ इशारा किया। हवा में हल्की चावल की धूल तैर रही थी। जब जब तुम सच बताते हो, ये मन के धूप में कुछ ज्यादा चमकते हैं, क्योंकि ऊपर से हवा आती है। हवा कहां से? छत में छेद। और ये धूल कब? यानी सच के नाम पर हवा का खेल। तंबू में सन्नाटा। बीरबल ने धीरे से मनकों की डोरी पकड़कर खींची। डोरी के भीतर छिपा पतला लोहे का तार निकला, जो पलड़े के कांटे से जुड़ता था। तुम्हारा तराजू, तुम्हारे मन के, तुम्हारे मंत्र, सब धोखा। तुमने शहर से भरोसा नहीं तोला, भरोसा चुराया है। अब तीसरे तौल का फैसला, नियत का सच यही है। मंसूर के चेहरे से नकाब उतर चुका था। भीड़ में हुटे, कुछ लोग झपटे, हमारी फीस वापस करो। बीरबल ने हाथ उठाकर भीड़ को रोका।
गुस्सा मत करो। न्याय पहले, क्रोध बाद में। मंसूर की सारी कमाई अगले 3 दिन शहर के चिकित्सालय, अनाथालय और तालाब की मरम्मत में जाएगी। और तराजू ये दरबार में ठगी का शिलापत्र बनकर टंगा रहेगा, ताकि आने वाली नस्लें देखें। सच तौलने से पहले तौलने वाले की नियत तौलो। मंसूर घुटनों पर, मुझे माफ कर दो, मैं शहर छोड़ दूंगा। बीरबल, छोड़ने से पहले 3 दिन मुफ्त बैठकर लोगों के नुकसान की भरपाई करोगे, जिनकी साख तुमने गिराई। दरबार का दिन, अगली सुबह दरबार सजा, तराजू और मन के सामने। बीरबल ने तराजू को खोल कर रखा। तार, दबी हुई कीलें, छत के छेद, हवा के कप, सबके सामने। अकबर ने करारी नजर से देखा। एक व्यापारी ने शहर की आत्मा को तराजू में चढ़ा दिया था। आज उसकी नियत तौली गई। बीरबल ने जोड़ा, जहां पनाह, सच की कीमत विश्वास से चुकाई जाती है, दिखावे से नहीं। जो व्यापारी खुद को तराजू में नहीं रखता, वो दूसरों के सच का क्या न्याय करेगा? अकबर ने आदेश सुनाया, मंसूर 3 दिन नगर सेवा करेगा, कमाई जनता को लौटाएगा, और ये तराजू दीवार पर टंगा रहेगा। शीर्षक, झूठ का तराजू। एक और मोड़, दरबार का खुद का तौल। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, एक विनती, आज दरबार भी खुद को तौले। सब चौंके। बीरबल, हम भी कहीं कहीं मनकों के जाल में फंसते हैं। अफवाहें, अधूरी सुनवाई, पूर्वाग्रह। आज से दरबार में 3 नियम। 1, दोनों पक्षों की बात सुने बिना फैसला नहीं। 2, खुला परीक्षण, जहां संभव हो, दरबार से बाहर स्वतंत्र जांच। 3, जिसने अफवाह फैलाकर किसी की साख गिरी, उससे समाज सेवा और माफी पत्र। अकबर ने सिर हिलाया। आज शहर नहीं, हम भी सीख रहे हैं शहर का बदलना। 3 दिन में अद्भुत दृश्य। मंसूर कारीगरों के साथ पसीना बहाता, बूढ़ी अम्मा के आंगन में झाड़ू लगाता, बुनकर को सूत सुलझाने में हाथ बंटाता। जिन घरों की दीवारों पर शक की दरार थी, वहां बातचीत लौट आई। बाजार में एक नया बोर्ड लगा, सच्चाई का तराजू, आपका लेन देन, आपकी गवाही, आपका चरित्र पहले खुद तौले। कई दुकानदारों ने अपने दरवाजे पर छोटा सा आईना टांग दिया। उसके नीचे लिखा, पहले खुद को देखो, फिर सौदा करना। आखिरी खेल, बीरबल का मजाक। दरबार में तराजू टंगा था। एक दिन अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, कभी अपना वजन भी तौला? बीरबल हंस दिए, जहां पनाह, रोज तौलता हूं, काम के पलड़े पर। जब पलड़ा नीचे झुके तो समझिए आज का वजन सही है। अकबर ठाका, तुम्हारे मजाक में भी सीख होती है। शहर में फिर से भरोसा लौट आया। लोग समझ गए, सच कोई चमकती चीज नहीं जो तराजू में टटोलो, सच वही है जो आचरण में दिखे। तराजू दीवार पर टंगा हर रोज याद दिलाता, जो झूठ तौले वो खुद कितना हल्का होता है। कहानी की सीख, 1, सच तौलने से पहले तौलने वाले की नियत तौलो। 2, दिखावा भरोसा नहीं देता, खुला परीक्षण और दोनों पक्षों की सुनवाई ही न्याय है। 3, झूठ अक्सर औजारों और शब्दों के खेल से चलता है, सच सादे आचरण से। 4, किसी की साख सबसे कीमती पूंजी है, इसे तोड़ना आसान, लौटाना कठिन, इसलिए आरोप से पहले प्रमाण जरूरी। 5, हर दिन खुद को, जब अकबर ने कहा, मुझे वो चीज लाकर दो जो हर किसी के पास है, फिर भी कोई देख नहीं सकता। दिल्ली के लाल किले में उस दिन दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। हर तरफ चमचमाते झूमर, संगमरमर के फर्श और रंग बिरंगी पोशाकों में बैठे दरबारी। परंतु अकबर के चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी। बादशाह ने धीरे से कहा, आज मेरा मन किसी अनोखे सवाल का जवाब जानने को बेचैन है। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, जी हुजूर, फरमाइए। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मुझे वो चीज लाकर दो जो हर किसी के पास है, मगर कोई उसे देख नहीं सकता।
दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बड़ी हो गई। ये कैसी पहेली है? अकबर ने कहा, जो भी इस सवाल का सही जवाब लेकर आएगा उसे सोने से तौलकर इनाम दूंगा, लेकिन अगर कोई असफल हुआ तो उसे सजा भी मिलेगी। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई बोला, जहांपनाह, वो चीज है हवा, सबके पास है मगर दिखाई नहीं देती। अकबर हंस पड़े, लेकिन हवा तो महसूस होती है और बहते समय दिखाई भी देती है। ये जवाब अधूरा है। दूसरा बोला, वो चीज है ईश्वर, हर किसी के पास है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये जवाब दिल को भले छूता हो, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? और ईश्वर तो सर्वव्यापी है, केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं। तीसरा बोला, जहांपनाह, वो है परछाई, हर किसी के पास होती है। अकबर मुस्कुरा दिए। परछाई तो दिखाई देती है जब सूरज या चांद हो। ये तो मेरी शर्त पूरी नहीं करती। सब दरबारी चुप हो गए। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। मुझे वही चीज लाकर दो जो हर किसी के पास है, मगर कोई उसे देख नहीं सकता। बीरबल ने झुककर सलाम किया। हुजूर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं 7 दिन में लौटकर जवाब दूंगा। फिर वे महल से बाहर निकल पड़े। लोग हैरान थे। बीरबल कहाँ जा रहे हैं? पहला दिन, साधु की कुटिया। बीरबल जंगल में गए और एक साधु से मिले। उन्होंने पूछा, बाबा, इंसान के पास ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती? साधु मुस्कुराए और बोले, वो है समय, हर किसी के पास है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। बीरबल ने सिर झुकाया, पर मन ही मन सोचा, सिर्फ समय कहना काफी नहीं होगा, और भी गहराई ढूंढनी होगी। दूसरा दिन, किसान से मुलाकात। अगले दिन उन्होंने एक किसान से पूछा। किसान ने जवाब दिया, हमारे पास सपने होते हैं, सब सपने देखते हैं, पर दिन निकलते ही कोई नहीं देख सकता। बीरबल ने नोट किया, समय और सपने, दोनों जवाब गहरे हैं। तीसरा दिन, बच्चे से सीख। तीसरे दिन बीरबल एक छोटे बच्चे से मिले। बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। बीरबल ने पूछा, बेटा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती? बच्चा हंसकर बोला, मां का प्यार। बीरबल की आंखें चमक उठी। सही कहा, हर किसी के पास मां का प्यार होता है, मगर कोई उसे देख नहीं सकता। 7वां दिन आ गया। अकबर ने दरबार सजवाया और सब दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर बैठकर बोले, तो बीरबल, क्या तुम वो चीज लेकर आए जो हर किसी के पास है, मगर कोई उसे देख नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं कई दिनों से खोज में था और मुझे पता चला कि केवल एक नहीं बल्कि कई चीजें ऐसी हैं। मैं आपको सबके सामने पेश करता हूं। अकबर ने कहा, तो सुनाओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, 1, समय, ये हर किसी के पास है, पर न कोई उसे रोक सकता है, न देख सकता है। 2, सपने, हर इंसान सपने देखता है, मगर सपने कभी आंखों से दिखाई नहीं देते। 3, प्यार और भावनाएं, हर दिल में प्यार, दुख, खुशी और गुस्सा होता है। ये सब महसूस होते हैं, पर दिखाई नहीं देते। 4, आशा, उम्मीद, हर इंसान उम्मीद के सहारे जीता है, मगर कोई उसे देख नहीं पाता। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, असल में यह सवाल हमें यही सिखाता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें दिखाई नहीं देती, वो केवल महसूस की जाती है, और यही इंसान की असली ताकत है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। अकबर की आंखें चमक उठी। वे बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरा सवाल हल किया, बल्कि हमें एक महान सीख भी दी। सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो है जो आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। सारे दरबारी ताली बजाने लगे। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से तौलकर इनाम दिया। जीवन की सबसे कीमती चीजें, समय, सपने, प्यार और उम्मीद,
हमें दिखाई नहीं देती। इन्हें न तो खरीदा जा सकता है। बीरबल और 3 अदृश्य मेहमान। आगरा किले की वो रात बड़ी अलबेली थी। चांद महल की झिर्रियों पर दूध सा टपक रहा था। पहरेदार उंगते उंगते कदम ठोंक रहे थे कि तभी शाही हरकारा हाफता हुआ दीवाने खास पहुंचा, जहां पनाह अदृश्य मेहमान आ पहुंचे हैं। अकबर ने आंखें तरेरी। ये नया फैशन क्या है? हरकारा घबराया। हुजूर, शाही अतिथि भवन के मेज पर 3 थाल रखे थे। थाली का ढक्कन उठता दिखा। रोटी गायब, कबाब गायब, शरबत आधा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। नौकरों ने हवा में सलाम ठोका तो खिखियाने की आवाज आई, पर कोई नहीं दिखा। दरबार सुबह सुबह जुट गया। कोई बोला जिन है, कोई बोला विदेशी जादूगर, कोई बोला भुट्टा भूत। अकबर ने माथा पकड़ा। बीरबल कहाँ है? बीरबल आए तो पहले अतिथि भवन के फर्श पर बैठ गए। उंगली से धूल उठाई, सूंघी, हल्की सी इलायची और गुलाब जल की महक उड़ी। कोने की ओर गए तो दीवार पर नमकीन नमी के छींटे, फर्श पर बारीक जूतों के धुंधले से निशान और खिड़की के पास केसरिया धागा अटका मिला। उन्होंने शांत होकर कहा, जहां पनाह आपके अदृश्य मेहमान उसी दुनिया के हैं। बस उन्होंने आंखों का खेल खेला है। मतलब नजर जहां नहीं पड़ती वहां लालच और डर दोनों पड़ते हैं। अदृश्य होना आसान है, दिखना बंद कर दो। अकबर मुस्कुराए। तुम्हारी पहेली बाद में, पहले पकड़ो उन्हें। सुबह की अदालत में ज्योतिष गणेशा, दरबारी नाई और सेठ चुन्नीलाल हमेशा की तरह मौजूद थे। तीनों ने मिलकर कयामत मचा दी। ज्योतिष शनि की दशा, अदृश्य प्रेतों की दिशा। नाई, हुजूर, मैंने हवा में कंघी घुमाई, कंघी रुक गई। सेठ, भाई, ये जिन्न है। मेरे गोदाम के पास गुड़ भी गायब हुआ। बीरबल हंस दिए। कंघी में उलझा शायद आपकी मूंछ का बाल होगा। नाई मियां, और गुड़ के पास हमेशा चींटियां अदृश्य रहती है। अकबर ने हाथ उठाया। बस बीरबल, 3 दिन में अदृश्य मेहमान पकड़ो, वरना मैं मान लूंगा कि इस दरबार से बड़े जादूगर वे हैं। हुजूर, 3 जाल चाहिए होंगे, रोशनी, खुशबू और आवाज के। अगली रात अतिथि भवन में बीरबल ने दियों की जगह छिपी रोशनियां लगवाई। पतले से कांच के पीछे तेल में भीगे सूत जो एक खास कोण पर ही चमकते। फर्श पर उबले चावल का बारीक घोल पतला सा पुता गया, जो पैर पड़ते ही चमक का हल्का निशान छोड़ दे। खिड़कियों के बाहर चांदी चूरा बिछा दिया। जरा सा हिले तो झिलमिलाहट दूर से दिखे। मध्य रात्रि हुई, महल चुप। अचानक किवाड़ की साय साय, ढक्कन उठा, रोटी गायब। बीरबल पर्दे पीछे से झांक रहे थे। फर्श पर चावल जगमग के 3 अलग रास्ते बनते दिखे, पतले, मध्यम, भारी। बीरबल फुसफुसाए, 3 मेहमान, एक छोटे कद का, एक दुबला पतला, एक चौड़े कंधों वाला। अदृश्य नहीं, बस अंधेरे के पुतले। उन्होंने पहरेदारों को रोक रखा था। अभी नहीं, दूसरा जाल बाकी है। अगली सुबह उन्होंने शाही इत्रफरोश से गुलाब, खस, अंबर, काफूर मंगाए। अतिथि भवन के अलग अलग कोनों में बिना रंग के बूंदे टपकाई। हर जगह अलग सुगंध। जो जहां जाएगा उसके कपड़ों में वही खुशबू चिपक जाएगी। दरवाजे पर नींबुनमक की भाप चलवाई, ताकि कोई तेलिया रंग या कालिक का इस्तेमाल करे तो उसकी परत उखड़ जाए। रात को तीनों फिर आए। इस बार बीरबल ने दूर से ही सूंघ कर पहचाना। गुलाब, खस, अंबर, 3 अलगसी धड़कती महके। उन्होंने पहरेदार से कहा, जाओ महक के रेशे पकड़ो। गुलाब हुक्कासराय की गली को जाएगा, खस कुम्हारवाड़ा, अंबर सेठ के गोदाम के पीछे। पहरेदार दौड़े, पर बीरबल ने पकड़ा नहीं। अभी नहीं, तीसरा जाल उनकी आवाज पकड़ेगा। बीरबल ने अतिथि भवन में मिट्टी के घड़े आधे पानी से भरकर अलग अलग कोनों में रखवाए। जो पास से गुजरेगा बड़े घड़े में बेसुर निकलेगा।
छोटे में तीखा सुर और दीवार पर लगे पतले धागे हल्का सा तान छेड़ देंगे। उन्होंने छेददार बांसुरी भी जाली के पीछे रख दी। हवा लगे तो सीटी। मध्य रात्रि, ढक्कन उठा, कबाब गायब, और उधर धंधन की मध्यम थाप, फूंफू की सांस और सीटी की तान। बीरबल ने पर्चे पर लिखा, गुलाब वाला भारी जूते से चलता, घड़ा धन बोला। खस वाला पंजों पर, घड़ा टुन बोला। अंबर वाला बीच का, घड़ा धुन बोला। अब बस बीरबल उठ खड़े हुए। अदृश्य का संगीत मैंने सुन लिया है। सुबह सुबह शहर में महक गश्त शुरू हुई। गुलाब की महक हुक्कासराय के पीछे के कमरे में जाकर रुकी। वहां दरबारी नाई के साले हरकुराम के कपड़ों में वही गुलाब की बास। खस की महक कुम्हारवाड़ा में मिट्टी के नकाब बनाते एक जवान पर रुकी, नाम मुक्कन। उसके पास काले रंग की पतली चादर और मक्खी की आंख जैसे कांच। अंबर की महक सेठ चुन्नीलाल के गोदाम के पीछे लगी। एक पहलवान कद हलवाई फत्तू के कपड़े अंबर में डूबे, दुपट्टे पर चांदी चूरा चमक रहा था। तीनों को चुपचाप पकड़कर हिरासत में लिया गया, पर दरबार में लाने से बीरबल ने रोका। पहले मंच सजने दीजिए। अगले दिन दरबार सजा। बीचों बीच सफेद कपड़े का बड़ा पर्दा, पीछे से तेज धूप, सामने हल्का धुआं। बीरबल ने इशारा किया। पर्दे के पीछे 3 आकृतियां उभरी, एक छोटा, एक दुबला, एक चौड़ा। चेहरा नहीं, बस आए। दरबार में फुसफुसाहट। अरे यही तो कल रात वाले हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह अदृश्य मेहमान अदृश्य तभी रहते हैं जब हम देखना छोड़ दें। रोशनी बदली, साया पकड़ में आ गया। फिर उन्होंने पर्दे के सामने नींबूनमक भाप चलाई। कुछ ही पल में तीनों के कपड़ों पर लगी कालिख और रंग बन निकला, और सामने आए हरकुराम, नाई का साला, मुक्कन, कुम्हार का लड़का, और फत्तू, हलवाई। अकबर दहाड़े, अदृश्य मेहमान, ये तो भेस बदले चोर निकले। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, ये तीनों एक ही रस्सी से बंधे हैं। रस्सी पकड़े ज्योतिष गणेशा और सेठ चुन्नीलाल। नाई मियां के घर से कांचन काब, सेठ के गोदाम से चांदी चूरा, और ज्योतिष के कमरे से कालिख तेल का घोल मिला, ताकि रात में शरीर की रेखाएं टूट जाए। फत्तू भुजाओं सा चौड़ा, मुक्कन फुर्तीला। ज्योतिष और सेठ के चेहरे उतर गए। बीरबल ने आगे कहा, बदले में इन्हें खानसामे से रिश्वत, गोदाम की बचे खुचे की हिस्सेदारी और अदृश्य जिन के नाम पर डर का कारोबार मिलता। अकबर गरजे, कानून। अकबर ने कहा, भयानक चाल थी, पर बीरबल, तुम्हारी बात मानकर सुधार भी करूंगा। ज्योतिष गणेशा 1 साल तक नगर पाठशाला में विज्ञान के पाठ पढ़ाएगा। रोशनी, परावर्तन, आवाज, ताकि लोग अदृश्यता के भ्रम को समझे। सेठ चुन्नीलाल हर शुक्रवार गरीबों की रसोई चलाएगा। अदृश्य मेहमानों को नहीं, दिखते भूखों को खिलाएगा। हरकुराम, मुक्कन, फत्तू, तीनों को नगर रंग मंच में रखा जाएगा, पर नकाब के खेल की जगह ईमानदार नाटक, जहां वे दिन दहाड़े भेस बदल कर बताएंगे कि रात का भेस कैसे धोखा बनता है। बीरबल ने जोर दिया, और अतिथि भवन में रोशनी और दर्पण ऐसे लगाए जाए कि कोई भी कोना अंधेरा न रहे। अंधेरा ही अदृश्यता की मां है। अकबर मुस्कुराए, मंजूर। दावत में शहजादा सलीम ने शरारत से पूछा, बीरबल काका, अगर कोई दिल अदृश्य हो जाए, क्या उसे भी रोशनी, खुशबू, आवाज से पकड़ा जा सकता है? बीरबल ने हंसकर कहा, दिल अदृश्य तब होता है जब वो डर से सिकुड़ जाए या लालच से छिप जाए। उसका इलाज, रोशनी मतलब सच, खुशबू मतलब नियत, और आवाज मतलब जमीन। तीनों साथ हों तो दिल खुद दिखने लगता है। अकबर ने ताली बजाई। वाह! 1 हफ्ते बाद चौपाल में खुला मंच लगा। मुक्कन ने कांचन काप पहना, फत्तू ने चांदी चूरा उड़ाया, हरकुराम ने सीटी बजाई, और प्रकाश के बदले कोणों से देह की रेखाएं टूटती रही। बच्चे तालियां बजाते रहे।
फिर बीरबल ने नींबुन्मक भाप छोड़ी, नकाब पिघला, चूरा धुला और सब दिखने लगे। बच्चों ने शोर मचाया, अदृश्य भूत नहीं, विज्ञान का कूट है। ज्योतिष गणेशा ने मंच पर स्वीकारोक्ति की, मैंने डर से रोटी कमानी चाहिए, अब ज्ञान से कमाऊंगा। सेठ ने कहा, मेरा गोदाम अब अंधेरों नहीं, दियों से चलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट में तीनों झुक गए। कुछ दिनों बाद शाही बाग में गश्त के समय पहरेदार भागते आए। हुजूर, एक अदृश्य चोर ने बाग के आम गायब कर दिए। अकबर हंसे, अब तो मेरे पास बीरबल है। बीरबल मुस्कुराए, चोर अदृश्य नहीं, ऊंचा है। सब हकबका गए। उन्होंने बाग की घास पर बौछार करवाई। जहां जहां पानी ओस बनकर ठहरा, वहां नरम पत्तियों पर छोटे छोटे गड्ढे उभरे। पैरों के निशान नहीं, सीढ़ी के पंजे। पेड़ों के तनों पर उंगली फिराई, गुड़तेल की चिकनाई। सीढ़ी से चढ़कर आम तोड़ता, रस्सी में टोकरी बांधकर नीचे उतारता और कीड़े से बचाने को पहले गुड़तेल रगड़ता। चोर माली ही है, जो दिखता सबको है पर दिखना नहीं चाहता। माली पकड़ा गया, उसने सिर झुका दिया, गरीबी थी। हुजूर, अकबर ने डांटा। बीरबल ने नरमी से कहा, बाग के आम दरबार का पेट नहीं, नगर की बालरसोई का पेट भरेंगे। और माली, तुम वही रसोई में काम करोगे, मेहनत से दिखो, अदृश्य बनने की जरूरत नहीं। 14 शिक्षा मोरल 1, अदृश्यता अक्सर अंधेरा, डर और लालच मिलकर बनाते हैं। रोशनी, सच और नियत उसे तोड़ देते हैं। 2, जो भ्रम से डराते हैं वे ज्ञान से डरते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ा जादू तोड़ है। 3, समस्या को पकड़ने के लिए 3 जाल याद रखो। रोशनी का जाल, दिखावट की दिशा बदलो। खुशबू का जाल, नियत का निशान सूंघो। आवाज का जाल, आंख बंद हो तो भी कान खुला रखो। 4, न्याय में सजा के साथ सुधार जरूरी है, वरना दरबार डर का, शहर अफवाह का कैदी बन जाता है। उस दिन के बाद जब भी शहर में कोई कहता भूत दृश्य, बच्चे हंसकर जवाब देते,